इवैल्यूएशन के लिए बेहतरीन सुविधाओं से यह लैस है। और आप सभी को याद होगा कि अगस्त 2021 में मैंने भारतीय सेना के मल्टी बोर्ड हैंड ग्रेनेड सौंपा था सेना को, और हमारे सत्यनारायण जी यहां पर ये मौजूद हैं। गजब का वह हैंड ग्रेनेड बना है। दुनिया के दूसरे देशों को 7,500 रुपया, 7,500 रुपये ना है, 7,500 रुपये नहीं, डॉलर की यहां बात मत करिए, यहां रुपये की बात करिए। दुनिया के देशों को एक हैंड ग्रेनेड 7,500 में बेचते हैं, लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं सत्यनारायण जी कि हमारे भारत के सेना के जवानों को 3,500 रुपये में देते हैं। यह है हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज का करिश्मा, और भारत के प्रति जो उनकी एक कमिटमेंट है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी हमको जितना सपोर्ट किया जा सकता है वो सपोर्ट करना चाहिए। कि लंबी परंपरा चली आ रही थी, इनकी नीयत और ईमान पर ही लोग केवल सवालिया निशान लगाते थे, क्वेश्चन मार्क लगाते थे, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन की तरफ किसी की नजर नहीं आती थी। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली है जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनको भी सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। टीबीआरएल द्वारा डिजिग्नेटेड, डिजाइंड और डेवलप्ड यह ग्रेनेड इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित यह पहला म्यूनिशन था जो हैंडओवर किया गया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा। और इस ग्रेनेड की सेफ्टी और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इसे वास्तव में वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। ये वर्ल्ड क्लास के इसके परफॉर्मेंस और पैरामीटर्स थे, और ये हमारे साइंटिस्ट और प्रोडक्शन एजेंसीज की कैपेबिलिटीज का क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन है। और मुझे बताया गया है कि इस ग्रेनेड ने प्रोडक्शन में 99.5% से अधिक की फंक्शनल रिलायबिलिटी हासिल की है। माने पक्की गारंटी है कि 99.5% एक्सप्लोड करेगा ही करेगा। मैं इस उपलब्धि के लिए टीबीआरएल और डीआरडीओ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही हाल ही में मेरे द्वारा इंडियन आर्मी के टीबीआरएल द्वारा डिजाइंड और डेवलप एक और सिस्टम बंड ब्लास्टिंग डिवाइस मार्क 2 सौंपा गया है। आने वाले समय में इस सिस्टम का प्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी किया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि इस प्रोडक्शन मॉडल की फर्स्ट फेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। साथियों, ये सफलताएं हमारी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज में हमारी बढ़ती हुई क्षमता का एक सिग्नल है, यह एक संकेत है। और इस बात का भी संकेत है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज में इंडिजिनस सिस्टम रेगुलरली इंडक्ट होती रहेंगी। इसके अलावा डीआरडीओ टेक्नोलॉजीज के साथ इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री का एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा रही है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि डीआरडीओ ने मिसाइल, राडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनार और फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, गन और टॉर्पीडो आदि में ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपेरेबल है। और साथ ही कई ऐसे वारहेड सिस्टम्स और म्यूनिशंस विकसित किए गए हैं जो अपने आप में बिल्कुल अलग प्रकार के हैं, और उनको उनके शेड्यूल के अनुसार इंडक्ट भी किया जाएगा। और मुझे यह जानकर खुशी है कि टीबीआरएल 4th जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के डेवलपमेंट के एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो कंटेम्पररी होने के साथ साथ बेहतर सेफ्टी और रिलायबिलिटी प्रदान करेगा। वैसे 5th जनरेशन पर भी तो काम शुरू कर ही दिया है, वहां तो यही बतलाया। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां वारहेड डेवलपमेंट में इंडस्ट्री पार्टनर्स की भागीदारी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एक और एस्पेक्ट जिसमें मुझे यहां इंटरेस्ट आया वो था वेफल रेंज का।
जिस काम के लिए 500 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती थी, वो केवल 20 एकड़ में काम चल जाएगा। और आगे मैं समझता हूं शायद 10 एकड़ में ही काम चलेगा या और कम होता चला जाएगा। बैफल रेंज का कंसेप्ट आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस फायरिंग रेंज के लिए आमतौर पर किया जाता है। उसके लिए 500 एकड़ के बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती थी और वहां रिक्रूट्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इंश्योर करने के लिए इतने बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। साथ ही कुछ जगहों पर सिविलियन पॉपुलेशन की आवाजाही के चलते कई खतरे भी बने रहते हैं। और साथियों, मुझे जानकर खुशी है कि टीबीआरएल द्वारा डेवलप्ड बैफल रेंज सुरक्षा से समझौते किए बिना क्षेत्र को 500 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ या उससे कम कर देती है। वैसे यहां आने के पहले उसके बारे में मुझे जानकारी हो गई थी और इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि प्रैक्टिस फायरिंग रेंजेस के लिए कम जमीन इस्तेमाल करते हुए भी हमारे ट्रूप्स पूरी तरह से ट्रेंड होंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस भी कर चुकी हैं और मुझे बताया गया है कि 75 से अधिक बैफल रेंज पहले से ही ऑपरेशनल हैं और 70 से अधिक पूरा होने के डिफरेंट स्टेजेस में हैं। और साथियों, आज की वारफेयर स्ट्रेटजी बहुत डायनेमिक है और इसमें टेक्नोलॉजी का डोमिनेशन आने वाले समय में और स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाएगा। और आज के प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स को डेवलप करते समय डिफेंस इक्विपमेंट के स्टेक होल्डर यानी आर्म फोर्सेस, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस और इंडस्ट्री को इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पर नजर रखनी होगी और इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के साथ कंटेम्प्रेरी बने रहने के लिए खुद को प्रिपेयर भी करना होगा। और इसके लिए टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग को मजबूत करने और कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग और टेस्ट कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करने की भी आवश्यकता है। साथियों, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में कई नए प्रोविजंस के साथ अन्य कई ऐसे नए सुधार भी किए गए हैं जिनसे इंडस्ट्री के पास आज पर्याप्त ऑर्डर्स भी हैं। इसमें किसी को कोई शिकायत तो नहीं हमारे इंडस्ट्रीज के इस सज्जन को नहीं है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जब अध्यक्ष वो कह रहे हैं तो मान लिया। और इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एक ऐसी स्कीम है और डीआरडीओ ने सिस्टम के डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस से ही इंडस्ट्री को शामिल करने का इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट तैयार करने के लिए समय यह मिल सके। और ऐसे मामलों में इंडस्ट्री के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन शामिल नहीं होगा, यह भी मुझे जानकारी दी गई है। डीआरडीओ के पेटेंट्स भी इंडियन इंडस्ट्री के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, डीआरडीओ के पेटेंट्स भी इंडियन इंडस्ट्री के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। पहले यह सुविधा नहीं थी। और मित्रों, मैंने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए उपयोग की जाने वाली कई टेस्ट स्टैंडर्ड्स को भी देखा है और मैं समझता हूं कि भारत में अडॉप्ट किए गए ज्यादातर स्टैंडर्ड्स दूसरे देशों के हैं क्योंकि हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड्स का अभाव रहा है।